बिना दहेज की शादी के बाद भी दहेज की तारीखों पे जाना पड़ रहा है। मेरा नाम शिव कुमार है। मैं शिपरो थाना कलां उन्ना का रहने वाला हूँ और मैं साउथ अफ्रीका में 10 साल से जॉब कर रहा था। मैं 4 साल से इंडिया में फंसा हुआ हूँ और ये शादी का मैटर है। इसमें मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर 498 और बहुत सारे केस करके रखे हुए हैं। साउथ अफ्रीका में मैं शेफ़ का काम करता था, इंडियन फूड बनाता था वहाँ पे। और यही सोचता हूँ कि कब मैं इस कानून के चक्करों से बाहर निकल के अपनी जॉब को फिर से ज्वाइन करूँ। और अभी थोड़ा सा शादियों का सीज़न है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत काम, जैसे लड़कों की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे चला जाता हूँ उनके साथ। तो नहीं तो अभी वो भी सीज़न भी ख़त्म होने वाला, तो अभी तो फिर से बेरोज़गार ही हूँ। शिव कुमार 32 साल का था जब उस पर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के एक के बाद एक 7 केस डाल दिए गए। आज शिव 36 साल का हो गया है। न उस पर लगे आरोप साबित हुए हैं और ना ही उसे बरी किया गया है। भारत की कानून व्यवस्था ने लाखों हिंदू युवाओं को इसी तरह कोर्ट कचहरियों में बांध कर रखा है। 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है और 100 से अधिक तारीखें पड़ चुकी हैं। 2019 में साउथ अफ्रीका में शेफ का काम करने वाला शिव भारत की अदालतों की निष्क्रियता का शिकार है। वह अपने ऊपर लगे सारे मुकदमों को फर्जी बताता है। असल में यह नौजवान भारत में महामारी की तरह फैल रहे फर्जी मुकदमों का मारा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सारे जज जानते हैं कि भारत में फर्जी मुकदमों के कारण करोड़ों लोग सालों साल कचहरियों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन न्याय मिलते मिलते उम्र बीत जाती है। शिव के बुरे दिन तब शुरू हुए जब उसने 27 अप्रैल 2018 को शादी की। शादी से पहले ही वह अपने ससुराल पक्ष की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन पर दिल खोल कर पैसे लुटा रहा था। शिव के साथ जो हुआ उसे हम मैट्रिमोनियल ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं। शिव को दहेज का कोई लालच नहीं था। उल्टा उसने अपने ससुराल पक्ष को इसलिए पैसे दिए ताकि गरीब लड़की के परिवार का पर कोई आर्थिक बोझ ना पड़े। वह अपने साले, ससुर और पत्नी के कहने पर पैसे खर्च करता जा रहा था। लड़की पक्ष को शादी से पहले और बाद में पैसे भेजने वाले शिव कुमार पर आज दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज हो चुका है। वह अदालत में हर बार चिल्लाता है कि उसका रोजगार विदेश में था, वह छिन चुका है। पुलिस ने पासपोर्ट कानूनी प्रक्रिया में उलझाकर उससे छीन लिया है। वह जाए तो कहां जाए। शिव से भारत की अदालत कहती है कि अपनी पत्नी को खर्चा दो, मगर शिव पिछले 3 साल में आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो चुका है कि वह पैसा लाए भी तो कहां से लाए। शिव कहता है कि भारत के कानून ने उसे ऐसा फंसाया है कि उसका रोजगार छिन चुका है। शिव अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि शादी के बाद वह अपनी पत्नी को रिटर्न टिकट के साथ साउथ अफ्रीका बुलाता है। वहां छोटी सी बात भी मायके पक्ष तक पहुंचा दी जाती है। पत्नी अपने मायके में कॉल कर बात का बतंगड़ बनाने लगी। शिव उसे साउथ अफ्रीका में हर सुख सुविधा दे रहा था। पार्टियों में जाना, घूमना फिरना, शॉपिंग, वह हर वो कार्य कर रहा था जो एक भारतीय पति अपनी पत्नी को रिझाने और मनाने के लिए करता है। पत्नी उसे साउथ अफ्रीका में छोड़कर समय से पहले ही भारत आ जाती है। उसके पास वापस जाने का, साउथ अफ्रीका वापस जाने की टिकट और वीजा भी था। पत्नी ऊना में केस दायर करवाती है कि उसके साथ साउथ अफ्रीका में मारपीट हुई है और शिव के परिवार वाले उससे दहेज की मांग कर रहे हैं। पत्नी ने कोर्ट में यह कहा है कि ससुराल पक्ष कह रहा है कि दहेज दो तभी तुम्हें दोबारा साउथ अफ्रीका भेजेंगे, जबकि शिव कह रहा है कि यह सारा मामला ही फर्जी है, क्योंकि उसकी पत्नी के पासपोर्ट पर स्पेशल वीजा था और उसके पास वापसी की टिकट भी थी। ऐसे में दुनिया की कोई भी ताकत उसे साउथ अफ्रीका लौटने में रोक नहीं सकती थी।
साथ ही सरकारी अस्पताल में उसकी पत्नी के हुए मेडिकल में मारपीट की कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। जहां तक दहेज की बात है वह इसलिए भी फर्जी है क्योंकि शिव ने उल्टा लड़की वालों को दहेज दिया था। शिव एक भारतीय पुरुष की भूमिका निभाते हुए अपने माता पिता से चोरी अपने ससुराल पक्ष को लगातार पैसे भेजता रहा। शिव बताता है कि जब हनीमून के लिए शिमला और कुल्लू मनाली गए तब उसका साला भी उनके साथ हो लिया। अब सोचने की बात यह है कि पति पत्नी के हनीमून में साले का क्या काम था। साला जमकर शिव के पैसे पर ऐश करता है, वह भी अपने जीजा के पैसे से शॉपिंग करता है। शिव गुड फेथ में यह सब होते देख रहा था। हनीमून से लौटा तो ससुर जी ने कहा कि तुम हमारे साथ बंगाना चलो, एक बीमा करवाना है। शिव से हजारों रुपए लेकर कौन सा बीमा करवाया और उसकी पॉलिसी कहां है उसे आज तक नहीं पता। इस पूरी घटना में एक बात तो पक्की है कि शिव एक ऐसे परिवार के चंगुल में फंस चुका था जो उसके पैसे पर नजर बनाए हुए थे। मगर कलयुग की पराकाष्ठा तब दिखाई दी जब उसके ही खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस दर्ज हो गया। उसके ऊपर आज 7 केस हो चुके हैं। वह जजों के सामने हर बार गिड़गिड़ाता है कि उसे उसका कसूर तो बताया जाए। वह जजों से हर बार कहता है कि कभी वह दिन भी आएगा जब उसके सबूत देखे जाएंगे। मगर शिव अकेला नहीं है। हमारी अदालतों की लचर कार्य प्रणाली न जाने कितने हिंदू नौजवानों की जवानी चाट रही है। भारत में हिंदू होने पर आप पर कई ऐसे कानून लागू हो जाते हैं जो दूसरे समाज पर लागू नहीं होते। हिंदू अगर मैट्रिमोनियल केस में फंस जाता है तो उसका निकलना आसान नहीं होता। पिछले दिनों कांगड़ा का एक केस मेरी नजर में आया जो 20 साल तक चला। उसमें पति की पूरी जवानी कोर्ट कचहरियों में ही बीत गई। 30 साल की उम्र में लड़के ने तलाक का केस फाइल किया था जो अब 50 की उम्र में जाकर निपटा है। क्या वह लड़का अब दोबारा शादी करने योग्य बचा है? भाई जी वो तो अब बुजुर्ग बनने जा रहा है। क्या दुनिया की कोई अदालत उसकी जवानी लौटा सकती है? ये कैसा कानून है और ये कैसी अदालतें हैं जो न्याय देते देते पूरे जीवन को ही हड़प जाती हैं। आज भारतीय हिंदू परिवारों का हजारों करोड़ रुपया कोर्ट कचहरियों में वकीलों की फीस, रोजगार के नुकसान, समय की बर्बादी और मानसिक प्रताड़ना में ही खप जाता है। वह वंश कब बढ़ाएगा? अगर भारत के कानून मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि अदालतों के जजों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं जनता से ही पूछना चाहता हूं, कोई मंत्री या नेता आपकी आलोचना से कभी बच पाया है? जनता नेताओं के कपड़े तक उतार देती है। कोई पटवारी, कोई जेई, डीसी, एसपी, एसडीओ, एसडीएम, डॉक्टर, प्रिंसिपल, पत्रकार और 24 घंटे काम करने वाली हमारी पुलिस। जनता हर किसी की आलोचना करती है, उनसे सवाल पूछती है, मगर क्या किसी जज की भी आलोचना होती है? ऐसी आलोचना को रोकने के लिए अदालतों के पास अवमानना का अचूक हथियार मौजूद है। किसी सरकारी दफ्तर के चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक सारे सरकारी नौकर ही तो हैं। चपरासी को तो उतना सम्मान नहीं मिलता, लेकिन जजों को पूरा सिस्टम मानयोग, योर ऑनर कहकर पुकारता है। मगर उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। सालों साल अदालतों में केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। अगर शिव कुमार को 10 साल बाद पता भी चल जाए कि वह बेकसूर है, तब तक वह 42 साल का हो चुका होगा। ना उसका वंश बढ़ेगा और ना ही वह दाम्पत्य जीवन का सुख भोग सकेगा। भारत के करोड़ों नौजवान अदालतों के इस रवैये से परेशान हैं, लेकिन कोई भी खुलकर नहीं बोलता। शिव कुमार का एक दिन मुझे कॉल आया कि मुझे ऊना पुलिस कोर्ट से अस्पताल लेकर आई है और मेरा मेडिकल होने जा रहा है। उस दिन बारिश हो रही थी। अस्पताल में उसे पुलिस वाले सरकारी गाड़ी में लेकर आए थे। वहां कुछ घंटे उस पर दबाव बनाते रहे कि जैसा जज साहब कह रहे हैं वैसा करो वरना तुम्हें जेल भेज देंगे। असल में शिव से अदालत कह रही है कि तुम अपनी पत्नी को खर्चा दो। शिव कह रहा है कि उसकी नौकरी ही नहीं रही तो पैसे कहां से लाए। जज कहते हैं कि अगली बार ले आना। शिव फिर से कहता है कि जब मेरा काम धंधा ही ठप हो गया है तो अगली बार पैसा कहां से आएगा। जज उससे कहते हैं कि तुम्हें जेल में ठोक देंगे। शिव कहता है कि मैं बैग साथ लाया हूं, भेज दो मुझे जेल।
अदालत में ड्रामा चलते हुए शिव की जवानी बीत रही है। ये बात बहुत रोचक है कि किस तरह से जज अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। उस जज ने दबाव बनाने के लिए पुलिस से कहा इसका मेडिकल कराओ और जेल भेजने की तैयारी करो। ऊना की अदालत में हर बार कपड़ों से भरा बैग लेकर आने वाले शिव को उस दिन ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल का दौरा करवाकर पुलिस वापस कचहरी में छोड़ देती है। उसे जेल नहीं भेजा गया। अब मैं उस न्यायाधीश से पूछना चाहता हूं कि भाई आप सरकारी नौकर हो, अगर शिव आरोपी है तो उसे जेल भेज दो, मगर ये ड्रामे क्यों किए जा रहे हैं? जनता ने आपको न्याय करने के लिए यह रुतबा दिया है और ये ताकत दी है। जनता की आपसे कुछ अपेक्षाएं भी हैं। आप सरकारी नौकर हैं तो उसी तरह से व्यवहार और काम क्यों नहीं करते? शिव की बात आज तक किसी ने नहीं सुनी। वह डिप्रेशन में है, वह फांसी पर लटकने को तैयार है, मगर अदालतें हैं कि तारीख पर तारीख देती जा रही हैं। अदालतों को न्याय के लिए रखा है, ना कि प्रताड़ना के लिए। जलंधर से ऊना आते आते वह इस बात को तो समझ चुका है कि उसे न्याय तो मिल ही जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वह ऐसी उम्र में पहुंच जाएगा, वो ऐसी उम्र में बरी होगा जब उसके बाल सफेद हो चुके होंगे, चेहरे पर झुर्रियां होंगी, और तब उसे कौन लड़की देगा? हमारी न्याय व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन और रिफॉर्म की जरूरत है। मौजूदा सिस्टम सड़ चुका है। कहते हैं लोकतंत्र के 3 मजबूत स्तंभों में कार्यपालिका और विधायिका के अलावा न्यायपालिका का अहम योगदान है, मगर जजों की नियुक्ति से लेकर फैसलों पर लगने वाले समय और जजों की अकाउंटेबिलिटी पर आज भी अंधेरा छाया हुआ है। शिव से वकील बार बार कहते हैं कि शांत रहा करो, फालतू बोला मत करो। क्या अदालत में जज से कोई दिल की बात भी ना करे? उस कुर्सी पर बैठा जज भी तो एक आम आदमी ही तो है। वह तनख्वाह लेता है, छुट्टी पर जाता है, जनता उसे ताकतवर होने का एहसास भी दिलाती है। पुलिस वाले उसे सैल्यूट मारते हैं, उसका आदेश किसी कानून से कम नहीं होता। जिस जनता ने उसे इतना ताकतवर और शक्तिमान बनाया है, क्या उसके प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या आम जनता के समय और जीवन की कोई कीमत नहीं है? सोशल मीडिया पर अदालतों के काम काज पर बहस जारी है। उन्हें दी गई असीमित शक्तियां तभी सुरक्षित रह पाएंगी जब वह जनता के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। बार बार कहा जाता है कि संविधान की दृष्टि में प्रत्येक नागरिक समान है। हर विभाग आलोचना की जद में आता है, तो न्यायालय क्यों नहीं आते? जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, आप अदालतों में अपने अनुभव हमसे शेयर कर सकते हैं। भारत में अगर जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात हो रही है तो जनता को यह अधिकार भी बनता है कि वह अपने समाज की अदालतों की कार्यशैली में क्या परिवर्तन चाहते हैं, वो खुल पर इस पर बात करें, क्योंकि कल को आपका ही बेटा और आपकी ही बेटी जज बनेंगे। अदालतों के विषय पर हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। नहीं बिल्कुल नहीं ले सकते। मैं कहना नहीं ले सकते। वो नहीं ले सकते। ਉਹ ਲੈ ਲਈ नहीं ले सकते। मैं कहना ਅਰੇ ਵੀਰੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹਦਾ ਅਰੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੈ नहीं कोई भी है तुझे इस बार तो वो नहीं कर सकते। लॉरेंस बिश्नोई थोड़ा ना है लॉरेंस बिश्नोई है क्या? नहीं, ये उससे बड़ा कोई क्रिमिनल है? क्रिमिनल की बात नहीं। आप फिर- जो मर्जी करो, है ना? ठीक है ना? ऐसा नहीं किसी को